तो कैसे भाई लोग, सब ठीक? आप सब ठीक ही होंगे। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा और इस वीडियो से ग्रेविटेशन के बारे में आप जो सीखेंगे उसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से शुरू करेंगे हम क्लास 9 के चैप्टर 9 ग्रेविटेशन की। तो लेट्स द शो बिगिन। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो फिर वो वस्तु वापस पृथ्वी पर आ जाती है। वो तो आप जानते ही हैं। पृथ्वी उस वस्तु को उसकी ओर खींचती है, ये भी हम जानते हैं। इसीलिए तो हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जो ग्रेविटेशन की वजह से पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, वही ग्रेविटेशन की वजह से ऑल द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स है वो भी सूर्य के आसपास जो सर्कुलर मोशन करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सो हम जानते हैं कि सन और प्लैनेट्स के बीच भी कोई फोर्स वर्क करता है, कोई फोर्स लगता है, और वही फोर्स की वजह से मून है, जो चंद्रमा है, वो भी पृथ्वी की अराउंड रोटेशन करता है। वो भी हम जानते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चैप्टर में हम वही ग्रेविटेशन फोर्स की बात करने वाले हैं, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने नाम दिया था ग्रेविटी। भाई लोग, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, और उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। इसका भी आपको थोड़ा तो ख्याल होगा ही। अब जो पृथ्वी है वो पृथ्वी चंद्रमा को जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़े रखे हैं, उसकी वजह से जो चंद्रमा है वो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं चला जाता, वो पृथ्वी के इर्द गिर्द ही रहता है। उसको इधर से भागना होगा तो भी वो भाग नहीं सकता। किसकी वजह से? जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। दोस्तों, जब आपने सबसे पहले ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना होगा, तब आपके दिमाग में कोई प्रश्न, कोई सवाल आया था? आपके दिमाग में तो नहीं आया होगा, लेकिन सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में एक सवाल आया था जब वो बैठे थे एक सेब के पेड़ के नीचे। वो स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। ये एप्पल मेरे सर पे ही क्यों गिरा? दाएं या बाएं क्यों नहीं गया? ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब जब सेब उनके सिर पे गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये सेब दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, उनके सिर पर ही क्यों गिरा? अगर हम वहां बैठे होते तो हम वो सेब को खा जाते, और ऐसा कोई सवाल हमारे दिमाग में आता ही नहीं। लेकिन वो तो सर आइजैक न्यूटन थे, उनकी बात कुछ अलग ही है। बाद में उन्होंने सोचा कि जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी ओर खींच सकती है, तो क्या चंद्रमा को, मून को अपनी ओर नहीं खींच सकती? आपने भी सोचा होगा कि एक पृथ्वी जो सेब को अपनी ओर खींच सकती है, तो क्या चंद्रमा को अपनी ओर नहीं खींच सकती होगी? खींच ही सकती होगी ना। तो दोस्तों, द मून कीप्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट पाथ एट एवरी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट। जो चंद्रमा है वो हर एक पल
एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करने की जगह वो हर एक सेकंड पृथ्वी की ओर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी उसे आकर्षित करते हैं। चंद्रमा हर एक सेकंड, हर एक पल पृथ्वी की तरफ गिरता है, लेकिन हम वो चंद्रमा की मोशन, वो गति हम देख नहीं सकते। चंद्रमा हमें पृथ्वी की ओर गिरता दिखाई पड़ता नहीं है, बराबर। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। अर्थ चंद्रमा को आकर्षित तो करती है, लेकिन बट इट इज नॉट सीन फॉलिंग। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर गिरता हमें नहीं दिखाई देता। चलो इसे समझते हैं। तो देखो, ये है हमारी अर्थ पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा जो पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब क्या होता है कि जो चंद्रमा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पथ में मोशन कर रहा होता, ठीक है, तो वो ऐसे मोशन कर रहा होता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी चंद्रमा को स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने देती, वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हर एक सेकंड, हर एक पल को चंद्रमा स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह वो क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ता है। मतलब कि वो पृथ्वी की तरफ गिरता है हर एक पल, हर एक सेकंड वो पृथ्वी की तरफ गिरता है। और वो गिरावट हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर एक सेकंड वो अपनी दिशा बदलता रहता है और उसकी वजह से जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप एक एक्टिविटी की तरह भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक पत्थर लीजिए, पत्थर को एक डोर के साथ बांध दीजिए, फिर पत्थर को गोल गोल घुमाए। ये जो लड़का घुमा रहा है वैसे, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने एग्जाम्पल लिया पृथ्वी और चंद्रमा का, वह ठीक ऐसा ही है। जो डोर है वो एक आकर्षण बल है, ठीक है, और जो पत्थर है वो चंद्रमा है, और समझ लो कि जो लड़का है वो पृथ्वी है। अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी लगाती है वो यहाँ डोर है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पत्थर है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये लड़का वो डोर छोड़ देता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का वो नहीं रहेगा, मतलब कि यहाँ जो डोर है वो नहीं रहेगी, तो जो पत्थर है वो किसी भी दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ जो पत्थर है, ठीक है, उसका भी एक फोर्स लगता है सेंटर की ओर, जिसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और वो क्या है, तो वो यहाँ डोर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का। यहाँ पर वो फोर्स है जो डोर की तरह एक्ट करता है, वो है, ठीक है, जो पत्थर है। पत्थर भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वो भी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता, लेकिन वो भी एक सर्कुलर पथ पर मोशन करता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से, तो जो घुमाव आता है, सेंट्रीपेटल फोर्स आता है जो सेंटर की ओर लगता है, उसकी वजह से ये पत्थर है वो सर्कुलर मोशन करता है। दोस्तों, जब तक उस पत्थर की डोर को हम नहीं छोड़ते, तब तक जो पत्थर है वो एक सर्टेन स्पीड के साथ वो सर्कुलर मोशन पर पत्थर घूमता रहता है, जब तक कि हम डोर नहीं छोड़ते। और जो पत्थर है हर एक सेकंड, हर एक पल वो भी अपनी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी ऐसे हर एक पल कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज होता है तो हम उसे जोड़ते हैं एक्सेलरेशन के साथ। तो जो फोर्स है जिसकी वजह से जो पत्थर है उसको एक्सेलरेशन मिलता है, और ये वही फोर्स के जिसकी वजह से वो पत्थर एक सर्कुलर पथ पर मोशन करता है, ठीक है। ये वही फोर्स है जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो पत्थर है वो सेंटर के आसपास रिवॉल्व करता है और उसी की वजह से इस पत्थर में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो दोस्तों हम क्या समझे, चलो एक बार फिर से उसे नोट कर लेते हैं और आप ये सब नोट्स अपनी नोट्स में लिख लेना। क्या समझे हम, तो द मोशन ऑफ द मून इज ऑल्सो ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यहाँ काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, और उसी की वजह से जो मून है वो मून पृथ्वी के आसपास रिवॉल्व करता है। ठीक है, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये वही फोर्स है जिसको आप सेंट्रीपेटल फोर्स भी कह सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, अर्थ का है, पृथ्वी का है। इफ द फोर्स वेयर नॉट देयर द मून वुड ऑल्सो मूव रेगुलरली ऑन द स्ट्रेट पथ। If this centripetal force और gravitational force doesn't exist, मतलब कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर पृथ्वी ही नहीं होती तो ये चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी एक स्ट्रेट पथ पर मोशन करने लगेगा रेगुलरली। ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास रोटेट नहीं करता अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, ये सेंट्रीपेटल फोर्स ना होता, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता। ठीक है, अब ये जो चंद्रमा है, अगर पृथ्वी ना होती, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो चंद्रमा स्ट्रेट लाइन में जाता। कैसे, जैसे ब्रह्मांड में रॉक प्लैनेट होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रॉक प्लैनेट विच हैज नो स्टार्स। बहुत सारे रॉक प्लैनेट होते हैं जिसके पास उसका तारा नहीं होता, वो रॉक प्लैनेट भी ऐसे रेगुलरली स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एप्पल जो सेब है वो पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी वो सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसका उल्टा, क्या जो सेब है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो सेब है वही पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं जाती? चलो इस बात को समझते हैं। दोस्तों आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में सीखा है, पढ़ा है। ठीक है, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू ma, मतलब जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, हम वो जानते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से क्या होता है कि समझो हम जो मास है, मास को नीचे ला लेते हैं तो F डिवाइड बाई m इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि देयरफॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहाँ पर क्या होता है कि जो मास है और जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटता है, ऐसा वो आप जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी है, वो पृथ्वी का मास ज़्यादा है कंपेयर टू एप्पल। एप्पल का मास कम है। एप्पल का मास कम होने की वजह से वो जो फोर्स लगाता है वो भी कम होता है, और वो फोर्स कम होता है तो जो एप्पल है वो पृथ्वी को उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाती। ठीक है, जो सेब है, वो सेब का जो फोर्स होता है पृथ्वी की तरफ, सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन सेब का मास कम होने की वजह से वो जो फोर्स लगाता है वो भी कम होता है, और फोर्स कम होने की वजह से जब पृथ्वी है वो एक्सेलरेट नहीं कर पाती सेब की ओर, ठीक है, एप्पल की ओर। जबकि उसका उल्टा पृथ्वी है, पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत मास ज़्यादा होने की वजह से उसका जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फोर्स होने की वजह से जो एप्पल है वो उसको एक्सेलरेट कर पाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि जो एप्पल का मास है वो कम है, पृथ्वी का मास है वो ज़्यादा है, इसलिए जो एप्पल है वो पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता, जबकि पृथ्वी है, पृथ्वी वो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है, इसलिए वो सेब को अपनी ओर खींच पाती है। सो हम कह सकते हैं कि द अर्थ इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, देयरफॉर द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून ईदर। मतलब कि हम जब बात करते हैं एप्पल की और पृथ्वी की, पृथ्वी का मास ज़्यादा होने की वजह से वो एप्पल को अपनी ओर खींच पाता है और एप्पल पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाती। वैसे ही जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी चंद्रमा को खींच पाता है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा है वो पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि पृथ्वी चंद्रमा के आसपास रिवॉल्व नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्रमा का भी मास पृथ्वी के कंपैरिजन में कम है। दोस्तों, this type of attraction is also felt between the sun and the all planets। मतलब कि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे पृथ्वी और चंद्र के बीच का, वही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो सन और बाकी के प्लेनेट को भी अफेक्ट करता है, वो भी ऐसा ही फील करता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो सूर्य है, जो सन है, उसके अंतर से जो सन है उससे ये प्लेनेट बहुत ही दूर है, ठीक है, फिर भी ये फोर्स है वो वहाँ भी काम करता है, ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड के हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हम जानते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट उसको आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और यही आकर्षण बल को, यही अट्रैक्शन एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको न्यूटन ने नाम दिया था ग्रेविटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आपको एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टाटा, बाय बाय, सी यू, सब्बा खैर और खुश रहिए। भाई लोग, अब तो स्मार्ट क्लास 9 और 10 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो टॉप किया था, आप भी करोगे।